अगर कोई इंसान सोचता है कि मेरे को किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो कैसे चुने कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए अच्छा हो सकता है और ये थोड़ा डेंजरस प्रोजेक्ट हो सकता है, मेरे को इससे दूर रहना चाहिए। क्रिप्टो जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अब तक का बेस्ट सोर्स है। उम्मीद रखते हो मार्केट कभी ऊपर जाएगी, मेरे पैसे फिर से बढ़ेंगे, या फिर निकाल लें और बोलने की हो गया। पहले नेता थे अपने हजार के नोट दीवारों में चिनवाते थे, अब ब्लैक में इथीरियम खरीद लेते हैं, सारे पैसे गए, पेन ड्राइव में इथीरियम निकाल लो। क्रिप्टो में स्कैम्स बहुत होते हैं, लोग करते हैं, इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसीज खुद करती हैं। तो हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो नॉट जस्ट इन इंडिया बल्कि वर्ल्ड वाइड एक बहुत रिनोन्ड ब्लॉकचेन एडवाइज़र हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को एडवाइस करते हैं कि कैसे वो अपने ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बना सकते हैं। आवर टुडेज गेस्ट इज मिस्टर ललित बंसल। थैंक यू विवेक फॉर कॉलिंग मी। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप फॉर श्योर पहले इस बैकग्राउंड से तो नहीं थे ब्लॉकचेन से, तो आप ब्लॉकचेन के फील्ड में आए कैसे? कि ये बिल्कुल सत्य है कि ना तो मैं इस आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। अगर मेरा बैकग्राउंड देखोगे आप कभी भी, मैं हूँ इंजीनियर, बट मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। इलेक्ट्रिकल फील्ड में कंसल्टेंसी करते हुए एक मौका मिला, हमारे जो साथी पार्टनर हैं, ठीक है, तो हम दोनों ने मिलके स्टार्ट करी एक कंपनी रेव इन्फोटेक के नाम से 2007 में, जहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस होता था कि हमें वेब, मोबाइल ऐप, ये सब आप जानते हो, तो वो डेवलप करना। हमारा जो उस टाइम पे भी फोकस चल रहा था वो कहीं पे भी ब्लॉकचेन नहीं था। तो हमने स्टार्ट क्या किया कि मेरा टोटली फोकस जो रहा, मैंने कई कंपनीज को भी पिच किया फॉर AI, VR एंड IoT, क्योंकि लगा था उस टाइम पे इसमें पोटेंशियल है। अभी भी मैं कह रहा हूँ बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि अभी आज की डेट में लोग देखेंगे तो AI ने बहुत चीज़ें एक्वायर कर ली हैं, और AI के लिए ब्लॉकचेन को कुछ लोगों ने पीछे भी कर दिया है, पर ये नहीं है। तो 2016 में जब हमने ये स्टार्ट किया, एक जस्ट पुराने क्लाइंट से मेरा एनकाउंटर हुआ, US बेस्ड। उसने बोला कि यार एक मेरे को ना कॉइन बनाना है, तो मदद करोगे? तो मैं तो ब्लैंक था, क्योंकि 2016 तक मेरे को ये नहीं पता था कि ये कॉइन बात क्या कर रहा है। कॉइन तो सरकार बनाती है ना, तो मैं कैसे बना दूंगा? तो फिर उस पर रिसर्च शुरू करी, तो पता चला नहीं, क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए फिर मैंने अपने पार्टनर से बात करी कि यार ऐसे करके एक रिसर्च का काम है, तो क्या करना है या छोड़ दे? तो मेरे जो पार्टनर है वो खुद नवदीप बहुत टेक्निकली साउंड है, वो बोला कि यार जब आपने रिस्क लेना ही है तो चलो करते हैं। तो उन्होंने खुद को देखा, और 2017 में हमने पहली क्रिप्टो करेंसी अपनी कंपनी में डेवलप करी। तो वो हमारा आगाज़ था इस दुनिया का, मतलब ब्लॉकचेन का, कि कैसे एंटर करते हैं। तो हुआ क्या, इसके साथ साथ जब देखा कि यार चीज़ तो अच्छी है, हमें घुसना चाहिए, तो हमने खुद को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, अपनी टीम को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। तो वैसे और प्रोजेक्ट्स लेके आए। अब हुआ क्या, उसमें 2017 में ही ये हुआ कि यार हम प्रोजेक्ट तो बना के दे रहे हैं, पर ना काफ़ी उस टाइम पे भी स्कैम चल रहे थे। स्कैम कैसे? स्कैम कि ये जो कॉइन बनते हैं, इसको ट्रेड करने के लिए किसी ना किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती थी। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज के नाम पे इतने लोग इस इंडस्ट्री में थे जो लोगों को लूट रहे थे। लूट कैसे रहे थे? अब मान लो किसी भी एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज हम मान लेते हैं, उस सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हमें लिस्टिंग करवाने के लिए, ठीक है, कुछ लिस्टिंग फीस होती है, वो देनी पड़ती है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, हम मान लीजिए $1000 किसी एक्सचेंज की लिस्टिंग फीस है। जो स्कैमर है वो क्या करता है कि वो अप्रोच करता है, कि देखता है कि ये प्रोजेक्ट नया बन रहा है, और उन बंदों को अप्रोच करेगा और बोलेगा कि यार ये 1000 मैं आपका ना $100 में ये करवा देता हूँ। अब भाई पैसा बचाना किसको पसंद नहीं है? बिल्कुल पैसा बचाना पसंद है। मेरे पास आप आए, आपने गारंटी दी, ठीक है। और उसने जो पैसे भी लेता था क्लाइंट से, वो लेता था क्रिप्टो करेंसी में। अब ब्लॉकचेन तो ऐसी चीज़ है जो ट्रैक नहीं होती। ब्लॉकचेन पे जो क्रिप्टो करेंसी इन्होंने भेज दी, उस चक्कर में उसने पैसे लिए, भाग गया। और ऐसे करते हुए हमने देखा कि बहुत से हमारे प्रोजेक्ट्स जो है ना,
जो इनिशियल फेज पे ही डेड होने शुरू हो गए। तो उस चीज़ को देखते हुए मेरे को खुद को लगा कि नहीं यार, मेरे को ना ऐसे में कस्टमर्स को सपोर्ट करना चाहिए। भाई कस्टमर मेरे हैं, मेरे अपने हैं, क्यों वो धोखा खा रहे हैं। फिर 2017 के अंत में मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं चलो पब्लिकली चलते हैं, सबके पास जाते हैं, देखते हैं, इवेंट्स अटेंड किए। और फिर धीमे धीमे ये एंथुजियाज्म बना कि जब कनेक्शंस बनने शुरू हुए, फिर मैं एज एन पब्लिक स्पीकर भी आना शुरू हो गया। कई इवेंट्स में, कई प्रोजेक्ट्स में गया, जैसे ये रशिया, दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क, इन सब जगह पे एज एन स्पीकर गया और वहाँ से और कनेक्शंस बनाए, एक्सचेंजेस के साथ कोलैबोरेशन करी। फिर ये एक कहीं ना कहीं मेरे मन को सुकून मिलता था कि अब कम से कम अपने प्रोजेक्ट वालों को जो मेरे पास आएंगे उनको स्कैम नहीं होने दूंगा। तो ये कह लो कि ये बस आगाज़ था। और 2018 की स्टार्टिंग से उसके बाद हमारे पैर थमे नहीं ब्लॉकचेन को लेके, और उसके बाद हमने बहुत प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया। मेरे को लगता है करीबन हमने मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स डेवलप करवाए, लिस्टिंग भी करवाई है, PR भी करवाई है, मार्केटिंग भी करवाई है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। आपने आजकल ये भी सुना होगा NFT, मेटावर्स, L2 ब्लॉकचेन, ये सब हम करवा रहे हैं। सर 2-3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम बता दो। देखिए प्रोजेक्ट्स अगर आप जो आपने करवाए हैं, जो आपने करे हैं। डायरेक्टली हमारा एक प्रोटोकॉल है जो डायरेक्टली नाम नहीं लेना, पर ये कह लीजिए आप अगर टॉप 100 करेंसीज उठा के देखेंगे, उन 100 करेंसीज में से कुछ 6-7 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हमने किए हुए हैं। अब ये आप भी समझोगे कि कहीं पे भी किसी भी यहाँ पे हम ना तो प्रोजेक्ट को सेल कर रहे हैं, ना क्रिप्टो करेंसी सेल कर रहे हैं, जस्ट अपने व्यूज़ बता रहे हैं। तो जो इस पॉडकास्ट को भी देख रहे हैं वो कम से कम ये मत कहें कि नहीं जी आपने रेकमेंड किया था, आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो तो हम ये करेंसी परचेज कर लेंगे। इसलिए मैं उस चीज़ को रिस्ट्रिक्शन रखूँगा। पर हाँ ये ज़रूर है कि कई हमने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, जैसे कि ये सिंक्रोबिट बनाई थी, क्रिप्टो बैंक बनाई थी, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होगी जैसे कि शिबा स्वैप हो गई, यूनिलेयर हो गई, ऐसी कई डिसेंट्रलाइज भी एक्सचेंजेस बनाई हैं। फिर NFTs हो गए, बहुत से NFTs आए हैं, जैसे कुछ ये अगर गेमिंग पोर्टल का आप देखोगे तो माई लोटो कॉइन एक जैसे गेमिंग पोर्टल है, वो हो गया। शिबा की NFTs बनी हैं, ठीक है। ऐसे कई मेटावर्स वगैरह और भी हैं। तो जो इतने शॉर्ट पीरियड में अब इतने प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं ले सकता, बट ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, रेनाउंड प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने किए हैं, और कोशिश ये भी करेंगे ऐसे ही और भी क्लाइंट्स को सपोर्ट करते रहें। अब सर देखो, डेवलपमेंट तो हर कोई नहीं कर सकता, पर अगर कोई इंसान अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करना चाहता है कि मैं पहला अपना क्रिप्टो टोकन खरीदूं या फिर मैं इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूं, तो पहली चीज़ उसे इन्वेस्ट करना चाहिए क्रिप्टो में या फिर नहीं करना चाहिए? देखिए बहुत सही बात आपने बोली है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो अकेली क्रिप्टो क्या, हम भारतीय हैं, ठीक है। अकेले भारतीय ही नहीं, आज की डेट में हर कोई करता है, अपना स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। स्टॉक्स हम लेते हैं, सब स्टॉक्स का भी यही है, आपको ये नहीं पता कि वो प्रॉफिट देगा, लॉस देगा या गेन देगा, तो किस लेवल तक का दे सकते हैं। अगर मैं बोलूँ स्टॉक मार्केट रिस्की है, बट ये जो क्रिप्टो मार्केट है ये 200% रिस्की है। क्यों? क्योंकि देखो हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है जी, वो 5 से 6 घंटे एक्टिव रहती है। बट ये अकेली क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जो 24 घंटे एक्टिव रहती है। आपको ये नहीं पता कि आप सो रहे हो और सुबह उठ रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो मान लो $1000 है, वो $1000 का $1,00,000 हो रहा है या $10 रह गया। तो कहने का ये तात्पर्य है कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है, पहली चीज़ तो ये दिमाग में लगा के चलो जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा मनी कहने का मतलब है पैसा तो किसी के पास भी फालतू नहीं होता है, बट ये होता है कि हम एक ये मान के चलते हैं कि इतने पैसे का मैं रिस्क ले सकता हूँ, वो खोए या मेरे को मुनाफा दे, उससे मेरे को निश्चिंत रहना है, कोई वो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा पैसा है
फिर तो आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का सोचिए, वरना मत सोचिए। चलो, अगर किसी के पास पैसे हैं तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेगा या स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा? आप अगर होते तो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करोगे या स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे? नहीं, देखिए, मेरा रहता तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ स्टॉक्स। क्रिप्टो भी प्रेफर करता हूँ प्रोवाइडेड अगर मैं अपनी प्रोजेक्ट के ऊपर ड्यू डिलिजेंस करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि चलती हुई करेंसी भी आपको नहीं पता कब डूब जाए। बिल्कुल। मेरे कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो बताऊंगा, नाम नहीं लूँगा प्रोजेक्ट के, पर बताऊंगा, ठीक है। जैसे 2018 में एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट चल रहा था जिसकी वैल्यू $300 से ऊपर की थी। वहाँ पे ये हुआ था कि कुछ लोगों ने क्रिप्टो करेंसी जो गवर्नमेंट्स अलाउ नहीं कर रही हैं, वो रीज़न ये रहा जो MLM चलाते हैं, और MLM वालों ने कई तरह की स्कैमिंग करी। उसमें भी उन्होंने उस प्रोजेक्ट में MLM ट्रिक अपनाई थी, जो बोला था कि हम इतना X आपको देंगे, जो भी आप इन्वेस्ट करोगे इतना X हम आपको देंगे, इतना X आपके पास प्रॉफिट रहेगा, इतना आप आगे री इन्वेस्ट कर सकते हो, XYZ। बस लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ कि उन्होंने वो बोल दिया कि नहीं, हम ये कर नहीं पा रहे हैं, हमारे पास फंड्स नहीं है इस चीज़ के लिए। जबकि कंपनी खुद देखो बिलियंस की हो चुकी थी, बट इंटरनल स्ट्रक्चर तो किसी को पता नहीं है कि कैसा क्या है। जिस रात को उन्होंने अनाउंस किया कि ये चीज़, आप खुद देखो उसका मार्केट शेयर, करेंसी की वैल्यू 99% ड्रॉप हो गई, ठीक है। तो ये ह्यूज रिस्क है। अपना पहले ड्यू डिलिजेंस करो किसी भी प्रोजेक्ट में। आपने देखा ही होगा आज की डेट में चलती हुई सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे भी गवर्नमेंट अंकुश लगा रही है। जी। तो आपको अगर उससे बचना है तो पहले दिमाग में ये रखना है कि ये पैसा अगर खोता है कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी चीज़, ये पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और तीसरा, फिर भी ये दोनों करते हुए भी अपना ड्यू डिलिजेंस कर लो। अगर ये 3 चीज़ें कर ली है आपने तो फिर ये कहो कि आपकी, वो कहते हैं ना, BP नहीं बढ़ेगा आपका। हाउ टू चूज अ गुड प्रोजेक्ट? अगर कोई इंसान सोचता है कि मेरे को किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो कैसे चुने कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए अच्छा हो सकता है और ये थोड़ा डेंजरस प्रोजेक्ट हो सकता है, मेरे को इससे दूर रहना चाहिए? देखो, जैसे कि मैंने अभी बताया, पहली चीज़ ये बताओ कि आपने बोला कि कौन सा क्रिप्टो प्रोजेक्ट अच्छा हो सकता है। अच्छे प्रोजेक्ट की परिभाषा क्या है? अच्छे इंसान से। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी टीम का बैकग्राउंड चेक करो। आप बैकग्राउंड चेक करोगे, आपको ये पता चलेगा कि बंदे ने पीछे क्या काम किया हुआ है, क्या वो कभी ऐसी नॉन गवर्नमेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कहीं कुछ XYZ ऐसा कांड तो नहीं किया हुआ। अगर उसका बैकग्राउंड पूरा क्लियर है तो आप 50% अहेड हो सकते हो, समझ गए। तो 100 में से आपने 50 नंबर दे दिए कि हाँ भाई 50% तो मैं सेफ हूँ, कि बंदा तो सही बंदा है, सही है, फाउंडर तो कम से कम जो फाउंडर है वो भागेगा नहीं, जी, ठीक है। इतनी श्योरिटी होगी। जो रेस्ट 50% है वो होता है रिस्क। उसकी आपको ड्यू डिलिजेंस कैसे करनी है? हर प्रोजेक्ट का आप देखोगे मार्केट स्ट्रेटजी क्या है। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट बंदा लाता है तो वो अपना वाइट पेपर करता है, ठीक है। पहले अगर मैं बोलूँ 2021 से पहले ये होता था, कोई भी इंसान, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी VC अगर इन्वेस्ट करता था तो वो ये देखता था कि उसके वाइट पेपर में क्या बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि कल को गवर्नमेंट भी अगर किसी भी प्रोजेक्ट पे अंकुश लगा रही है तो वो ये देखती है कि इसने वाइट पेपर में अपने क्या लिखा है। और वाइट पेपर ऐसी चीज़ है जो आर्काइव होते रहते हैं और गवर्नमेंट के पास टूल्स हैं जो आसानी से निकाल लेती है अगर कुछ भी ऐसे धोखाधड़ी होती है। आसान भाषा में किसी को नहीं पता है कि वाइट पेपर क्या होता है तो एक वाइट पेपर ये होता है, लिखित डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक चीज़ बताई जाती है कि हमारे प्रोजेक्ट का फोकस क्या है, जो हम प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जैसे कि पहले हमारे इस प्रोजेक्ट के लेके कुछ कमियां रही
जो हमने देखी कि क्या कमियां थी, और उनको दूर करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट किया, और उसको सपोर्ट करने के लिए हमने साथ में अपनी क्रिप्टो करेंसी चला दी। अब क्रिप्टो करेंसी जो चला दी, उसको ख़रीदने के तो खैर अलग अलग तरीके हैं कैसे कर सकते हो, और कुछ प्लेटफॉर्म्स डायरेक्टली भी करते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ भी जाते हैं। उनके अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे ICO हो गया, IDO हो गया, IEO हो गया, वो सब अलग हैं। तो ये होता है वाइट पेपर। अब हम वापस आते हैं अपने ही सवाल पे। तो 50% मैंने आपको बोल दिया आप सिक्योर हो, अब 50% जो रह गया वो आपको क्या देखना है कि बंदे ने क्या प्रोडक्ट डेवलप किया है। क्योंकि 2021 तक तो सिर्फ वाइट पेपर देख के हर इन्वेस्टर VC इन्वेस्ट कर देता था। आज की डेट में कोई भी इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसकी मार्केट प्रेजेंस क्या है, उसकी कम्युनिटी क्या है, ठीक है, कम्युनिटी वो कैसे देखता है। आपने प्रेस रिलीजेस क्या करी, ठीक है, प्रेस रिलीजेस अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म में, अगर मान लो आपने बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स में कर दी तो सबको पता कि सामने वाले के पास अच्छा पैसा है, जो हमने बैकग्राउंड चेक किया था वाकई में वो कोरिलेट हो रहा है, ठीक है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें इतनी बड़ी प्रेस रिलीजेस में नहीं जाना, छोटी प्रेस रिलीजेस में जाएंगे। तो उसकी वहाँ पे छोटी प्रेस रिलीजेस देखो, बट साथ में चेक करो कि उसकी कम्युनिटी क्या है। कम्युनिटी में आपका सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब तो पता ही है। इन सब पे देखो प्रेजेंस क्या है, लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं, ड्यू डिलिजेंस उन सब चीज़ों से होगी। अगर वहाँ पे आपको लगता है, फिर आप ये कह लो कि प्लस 20% मार्क्स और दे दो, ठीक है, 70% हो गया, ठीक। अब उनका 10% का जो नेक्स्ट आपको देखना है, वो देखना है उसका टोकोनॉमिक्स। टोकोनॉमिक्स क्या होता है कि सपोज मैंने ये निकाल दिया कि मैं 1 बिलियन क्रिप्टो करेंसी निकाल रहा हूँ किसी भी प्रोजेक्ट की। अब 1 बिलियन में उसने कैसे डिवाइड किया है? क्या ये तो नहीं है कि 50% से ऊपर तो वो मार्केट में फ्लोट कर रहा है। 50% अगर उसने डाइल्यूट मार्केट में ऐसे बेच दी तो बचे 50% का क्या होगा? वो तो खुद मालिक हो गया। तो वो टोकोनॉमिक्स देखो, अगर प्रॉपरली सेग्रीगेटेड है और मिनिमम लाइक 30% 35% सिर्फ इतनी ही मार्केट में निकाली है, बाकी सब रखी है अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, उसमें नेक्स्ट स्टेप आपको ये देखना है कि प्लस इन्होंने बर्निंग प्रोसेस लगाया है क्या। बर्निंग क्या होती है कि जितने करेंसी है उसमें से कुछ स्टॉक वो ऐसा रखते हैं कि जो बर्न करते रहते हैं। बर्न मतलब जलाते रहते हैं। हमारी भाषा में जलाना होता है, उनकी भाषा में होता है डिमोलिश करना, कि वो मार्केट से क्या उनके पूरे टोकोनॉमिक से गायब होती जाएंगी। एक्स अमाउंट ऑफ टोकन्स अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो गायब एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो जितनी सप्लाई कम होगी, फिर तो आपको पता है कि डिमांड एंड सप्लाई का खेल हो जाता है और उस वजह से प्राइसिंग बढ़ती है। अगर वो पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है तो 10% और देके और जो 20% का है उसको रिस्क लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज छोड़ दो। अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसपे किसी इंसान ने 100 मार्क्स देती है कि अच्छा प्रोजेक्ट है, इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद भी क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है? देखो फ्रैंकली बोलूं कि आज तक मैंने ऐसा तो कोई प्रोजेक्ट देखा नहीं है किसी को 100 में से 100 मिले, ओके, ठीक है। बट फिर भी चलो ठीक है कि हम ये कह देते हैं कि किसी को मिल गए, मतलब 80+ मिल गए जी, ठीक है। फेलियर का क्या कारण होता है? फेलियर के XYZ बहुत से कारण होते हैं। आपको पता है कि बिजनेस फेल क्यों होता है, कि कभी बड़ी टीम हो गई, फाउंडर्स ज़्यादा हो गए, उनमें कुछ मान लो डिस्प्यूट्स भी हो सकती हैं, या फिर ये कह लो कि एक बार फंड उठाने के बाद सबकी मेंटालिटी भी चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सबकी एक तरह से ही रहती है, कई स्टेबल भी हो जाते हैं, कई डिसस्टेबल भी हो जाते हैं। वहाँ पे वो जो टीम के बीच में दरार आ जाती है वो भी हो जाता है। कई कमिटमेंट हम करते हैं, जैसे मैंने बोला कि वाइट पेपर में कई कमिटमेंट्स होती हैं। अब वो कमिटमेंट्स क्या हैं, अगर वो फुलफिल नहीं होंगी, और वो दिखाने के लिए कि हमने क्या कमिटमेंट की है, हर प्रोजेक्ट एक अपना रोड मैप बना के देता है सामने वाले को अगले 3 साल का। वो फेल होता है, डिले होता है, स्टिल मान जाते हैं लोग, पर अगर फेल होता है, ठीक है, वो एक कारण होता है। तो ये 2-3 कारण हैं ऐसे, प्लस कम्युनिटी देखो, कम्युनिटी तो ये होती है कि आप कम्युनिटी को खुश नहीं कर सकते। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अगर देखोगे आप अभी, जैसे खैर फिर वही बात है कि प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूँगा, बट ये है
कि कई प्रोजेक्ट्स आज की डेट में स्टेबल खड़े हैं और भी प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, बट उनका कहना क्या है कि सीधा जाके ओनर्स को बोलते हैं कि हमने आपकी करेंसी खरीदी, सपोज $1 में खरीदी, ठीक है, आज उसकी प्राइस होगी 50 सेंट हो गई, भाई हमें $1 पे पैसा दो। तो भाई ये तो तुमने रिस्क लिया है, ओनर ने थोड़ा ही बोला था कि तुम लो जी, ठीक है। अब वो जो ये होता है कि अगर ऐसे केसेस मल्टीपल हो जाते हैं तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि आप मालूम है वर्ड ऑफ माउथ मार्केट बहुत बड़ी है, वो जब वर्ड ऑफ बैड माउथ हो जाता है ना तो वो थोड़ी बहुत मार्केट हिलती है, बट उसको अगर कोई सॉलिड प्रोजेक्ट है जिसमें ऐसी बातें सुनकर भी आगे बढ़ने की क्षमता है, वो प्रोजेक्ट कभी नहीं फेल होगा। पर हाँ, डीमोरलाइज होते हैं बंदे, तो वो भी एक कारण हो जाता है कि मार्केट गिर गई। तो सर क्रिप्टो में स्कैम्स बहुत होते हैं, लोग करते हैं, इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसीज खुद करती हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल फेक वॉल्यूम, बेफालतू में दिखा देंगे कि मेरी ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा हो रही हैं जबकि खरीद कोई नहीं रहा, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ता है, और बेवकूफ़ जो लोग थोड़ा सा नहीं जानते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में या क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में, वो लोग अपना पैसा डुबा देते हैं। तो कैसे स्कैम से बचें, कैसे ऐसी टाइप की फेक करेंसी से बचें, उसके बारे में थोड़ा तो बताइए। देखो, जैसे आपने बोला कि फेक वॉल्यूम हो जाता है, पहली चीज़ तो ये बताऊंगा मैं आपको कि चाहे वो स्टॉक मार्केट है चाहे क्रिप्टो मार्केट है, ये एक ट्रेंडिंग है कि वॉल्यूम आपको फेक सब जगह मिलेगा। कटु सत्य है कि फेक वॉल्यूम हर जगह, फेक वॉल्यूम हर जगह मिलेगा, चाहे बड़ी सी बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज को ले लो, चाहे स्टॉक मार्केट ले लो, चाहे छोटी से छोटी एक्सचेंज को ले लो। जिन लोगों को नहीं पता वॉल्यूम क्या होती है उस थोड़ा सा बता दो। वॉल्यूम क्या होता है कि जितना आप किसी भी स्टॉक को या किसी भी करेंसी को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वो जो डिमांड आप क्रिएट कर रहे हो उसमें आप देखोगे कि इतनी ट्रांजैक्शंस पर डे हो रही हैं, ठीक है। अब जैसे हम अगर क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हो तो अगर देखें बिटकॉइन का बिलियंस का वॉल्यूम है, ठीक है, बट हकीकत ये है उसकी सप्लाई तो सिर्फ 21 मिलियन है, ठीक है, जिसमें से भी 40% ऐसी जगह पड़ी हुई है जिनके लोगों ने अपने एड्रेसेस वगैरह खो दिए, और वो खो इसलिए दिए क्योंकि जब ये चालू हुई थी किसी को पता ही नहीं था, क्या मजाक मजाक में लोगों ने ली थी, मजाक मजाक में लोगों के खातों में गई थी, जिसकी आज तक किसी के पास की नहीं है, ठीक है। सर तो खोई हुई की कहाँ पाएंगे लोगों की अगर ये मिल जाए तो पता नहीं कितने लोगों को क्या हो जाए। तो ये जो वॉल्यूम होता है ना, सिर्फ उसको बढ़ाने के लिए होता है कि कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, कितने ट्रांसफर्स हो रहे हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में नहीं, मल्टीपल अकाउंट्स की ट्रांसफर चल रही है। अगर आज की डेट में देखोगे आप, जो कुछ ब्लॉकचेन्स बन रही हैं उनका ये टारगेट है कि पर सेकंड का 1 मिलियन का ट्रांजैक्शन दिखाना है। तो वो जो आदान प्रदान है ये उसको बोलते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम अगर दिखेगा नहीं तो कभी भी कोई बंदा अट्रैक्ट नहीं होगा। अब आप खुद देखिए, अगर मैं बात करूँ ये अपने हमारे 2019-20 की, ठीक है, सबकी नज़रों में क्रिप्टो करेंसी आई। क्रिप्टो करेंसी क्या, ये बोलूँ कि सबकी नज़रों में बिटकॉइन आया, नहीं, वो क्यों आया? वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई। लोगों ने कोविड के कारण घर पे बैठे थे, एक्सप्लोर हर बंदा करता है, तो वो चीज़ दिखी, इतने लोगों ने ट्रांजैक्शन करी है। मेरे को ये लगता है कि जो मैं ये बोलता था 2020 तक सिर्फ दुनिया की 0.5% पॉपुलेशन है जिसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में मालूम है। 2021 के बाद वो 0.5 से 2% तक पहुंच गई है। अब खुद देखो, और मैक्सिमम जो इसमें आया है ना वो आई है यंग जनरेशन, और वो भी इंडिया से। सर थोड़े टाइम पहले मैं बाहर था चाय की दुकान पे, और चाय वाला बंदा पूछ रहा था कि शिबा इनू ऊपर कब जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जो इंडियन मार्केट क्या सारी मार्केट जो एक्वायर हुई है ना, ये यंगस्टर्स के कारण हुई है। आज की डेट में आपने देखा होगा सबके सब यंग एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, यंग बिलियनियर्स बन रहे हैं। जैसे वो आया था ना 2 साल पहले, ये एक NFT चालू हुई थी जिसने कितने बिलियन उठाए थे अपनी एक NFT बना के। और वो NFT क्या थी? अपनी पूरी जिंदगी की उसने फोटोग्राफ्स एक छोटे से इमेज में डाल दी।
अच्छा हाँ, ठीक है, ऐसी बहुत सी हैं। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि वर्थ क्या है इन NFTs की। भाई डिजिटल है, डिजिटल कॉपी आपने रखी हुई है, किसी को दिखा नहीं सकते। फिजिकल होती है तो उठा के अपने घर में टांग ली, ठीक है, अपने ऑफिस में रख ली, अब बस ट्विटर की प्रोफाइल पिक्चर पे लगा सकते हैं और कुछ नहीं। खत्म। तो वो चीज़ें हैं। अब देखो स्कैम्स हैं, स्कैम्स तो दुनिया का पार्ट है। वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं दिखेगा तो आप अट्रैक्ट ही नहीं होगे जी। सब वो कहते हैं ना हमारी हिंदुस्तानी भाषा में, जो दिखता है वो बिकता है। ये हम हिंदी में बोलते हैं पर ये वर्ल्ड वाइड चालू। और क्रिप्टो करेंसी कह लो, ये सारी है दिखावट की दुनिया। इसीलिए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। आज की डेट में अगर मैं बोलूँ तो करीबन जो मेरे स्टैटिक्स कहते हैं 3000 के करीब हमारी डिजिटल करेंसी जो है लेजिट है। ठीक है, लेजिट का मतलब जो आज की डेट में खरीदी जा रही है, बेची जा रही है। ऐसी 3000 के करीब करेंसीज हैं और हर रोज़ की आज की डेट में 50-100 करेंसियाँ प्रोड्यूस हो रही हैं जी। 10,000 से ऊपर की ऐसी करेंसी हैं जो बन के डिमोलिश हो गई, ख़त्म हो गई। क्यों? या तो उन्होंने फ़ंड नहीं उठाए या फिर फ़ंड उठा के भाग गए। ठीक है, और उस केस में नुकसान किसका हुआ? आम लोगों का हुआ। तो यही है कि पहले ड्यू डिलिजेंस करो। आप खुद देखो, जैसे आपने अभी रिसेंटली बात करी कि एक चाय वाले की दुकान पे बंदा बोल रहा था यार शीबा का प्राइस कब बढ़ेगा। ठीक है, अब वही चीज़ होती है। मान लो कई लोगों की ऐसी कहानियाँ भी आपने सुनी होगी, जैसे ये शीबा चल रहा है एक आज की डेट में, वो मेमे कॉइन नया चल रहा है, पेपे मेंढक। अब इन दोनों में भी लोगों ने इन्वेस्ट किया और लोग बोल रहे हैं कि नहीं जी हमने $100 इन्वेस्ट किया था, हमारे $1,00,000 बन गए। ठीक है, बट पीछे की स्टोरी कोई भी नहीं बनाता। वो कभी भी नहीं ये बोलेगा कि साहब मैंने $100 करके ना 1000 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए थे, एक ही चला एक ही चला। वो ये नहीं बताएगा, बट ये ज़रूर बताएगा कि मैंने $100 इसमें इन्वेस्ट किया था, मेरे पास 1 लाख आ गया। तो हमेशा सक्सेस स्टोरीज का ही ये ज़माना है। फेलियर में कोई नहीं पूछता, तो ना ही कोई बताता है। तो सर अभी क्रिप्टो मार्केट डाउन क्यों चल रही है और ये ऊपर कब आएगी और कैसे आएगी? क्योंकि बहुत पैसा डूबा लोगों का। नहीं देखो, मैंने पहले ही ये बात बोली कि ये मार्केट ही ऐसी है रिस्की। आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी करेंसी कब चढ़ेगी कब गिरेगी। इनफैक्ट ये अगर आप सब ओवरऑल सिनेरियोज देखोगे तो आपको पता है पहले ये जो करेंसी गिरनी शुरू हुई जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, ठीक है, उसको लोगों ने कर लिया। कोविड में पहले स्टार्टिंग में ये इन्फ्लेशन के कारण हुआ। अलग अलग जगह पे कंट्रीज़ इसको कई जगह क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रही हैं, कई जगह लेजिट कर रही हैं। जैसे इंडिया में भी देखो आपने ई-रुपया चालू किया। ठीक है, बहुत पॉजिटिव नोट है कि इन सब से गवर्नमेंट ये दिखा रही है कि नहीं हम सपोर्ट कर रहे हैं ब्लॉकचेन को। और देखो जैसे अब आपने बोला कि ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर रहा है, ब्लॉकचेन को हर कंट्री सपोर्ट करता है बट क्रिप्टो करेंसी को नहीं करता। और ये जो डिफरेंस है ना लोगों में, बहुत समझाना ज़रूरी है। क्योंकि आज की डेट में भी देखो किसी से बात करता हूँ ना, किसी बच्चे से बात कर लूँ, बच्चा मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता हूँ तो या कहीं पे भी कोई नया बंदा मिलता है तो वो सीधा बोलता है यार मेरे को ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट करवा दे। तो मेरे को भी शौक लगता है ब्लॉकचेन में कैसे इन्वेस्ट करवा दूँ तेरा, वो तो चलो टेक्नोलॉजी बहुत शॉर्ट में, अब किसी को नहीं पता, वो इंसान भी ये सोचता है कि शायद ब्लॉकचेन और क्रिप्टो सेम है, तो बहुत छोटे से नोट पे बता दो कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन अलग कैसे। देखो ब्लॉकचेन जो है वो है टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए क्रिप्टो करेंसी बनाई गई है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का पार्ट है, ब्लॉकचेन बेस्ड है, और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन जो कभी भी डिसरप्ट नहीं हो सकती। डिसरप्ट कहने का मतलब है ना तो इसमें कुछ आपने एक बार ट्रांजैक्शन कर दी, ना वो चेंज होगी ना डिलीट होगी। अगर कुछ भी होगा सिंगल ट्रांजैक्शन इज़ कन्फर्म्ड। इसीलिए तो कहते हैं ना कि
ये एक बार हो गई, जो वो कहते हैं ना परमानेंट मार्कर हो गया, जो एक बार लिख दिया वो मिटेगा नहीं। तो इसीलिए ब्लॉकचेन पे लोगों का ट्रस्ट जा रहा है। ब्लॉकचेन रॉबस्ट है, ये ना तो एक मिटाया जा सकता है ना चेंज किया जा सकता है। ये कह लो कि सिर्फ एक कार्बन कॉपी है जो आप किसी को भी सर्कुलेट कर सकते हो, बट चेंज नहीं। और हकीकत बोलें तो लोग ब्लॉकचेन को ना सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की नज़र से देखते हैं, ठीक, वो ये नहीं करते। अगर हम अपनी हिंदुस्तान की बात करें, सब लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है, आपने भी करवाई होगी, सबने करवाई है, ठीक है, पर क्या किसी को ये पता है कि जो सर्टिफिकेट उनके पास आते हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड आते हैं? सही में। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी है। हम लोग इंटरनली किसी क्लाइंट के साथ भी बात कर रहे हैं कि उनको सर्टिफिकेट्स, आपने ग्रेजुएशन करी, आपके पास सर्टिफिकेट है, कहाँ है? फिजिकल है। हम ये चीज़ लाना चाहते हैं कि वो फिजिकल मत रहे, इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल रहे। ब्लॉकचेन बेस्ड आपके पास सर्टिफिकेट आए, खो भी गया कोई टेंशन नहीं, आपके पास आपका ट्रांजैक्शन है। और बाई चांस अगर सोनू फेक कर रहा था कि मैं मैथ में क्या नाम है पास हो गया, पर असल में फेल हुआ था, बहादुर घर से प्रिंट करवा के ले आया कि ये देखो। और जाके वो ट्रांजैक्शन, अगर उनके पिताजी वो ट्रांजैक्शन उठा के देख लेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी, पता चल जाएगा सोनू फेल हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अब तक का बेस्ट सोर्स है, राइट? जितनी ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होती है सबसे ज़्यादा क्रिप्टो में हो रही है। कैसे होती है प्लीज़ थोड़ा सा वो समझाओ, और इसे रोकने के लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है, नहीं कर रही है? देखो होती कैसे है, अब बेसिकली AML है क्या? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है। मतलब वो पैसा जो बाहर से कहीं पे भी किसी देश में आता है नाजायज़ तरीके से, जायज़ तरीके से नहीं। और नो डाउट ये क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा साधन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आज की डेट में। तो इसको रोकने के लिए देखो गवर्नमेंट बहुत स्टेप्स ले रही है। जैसे पहले क्या होता था, कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोई भी करेंसी दी जा रही है, हर बंदा उसकी ऑप्शनल कर देता था KYC, ठीक है, और AML जो थी प्रोसेस वो सिर्फ चलता था बहुत रेयर। आज की डेट में गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है, कोई भी बिजनेस एंटिटी के थ्रू अगर कर रहा है, ठीक है, तो उसका AML बहुत ज़रूरी है। बेसिकली AML चेक, और ये ज़्यादातर थर्ड पार्टीज़ कर रही हैं। अदरवाइज़ आप अपना लॉयर बिठा सकते हो जो पूरा थ्रू ड्यू डिलिजेंस करेंगे। जैसे हमारे वो कहते हैं पासपोर्ट के लिए शिनाख्त होती है, ठीक है, ठीक वो ही है प्रोसेस। बट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो चेक होता है उसमें आपका पूरा ना बाकायदा बैंक अकाउंट डिटेल्स तक चेक करते हैं। वो एक बार आपने डिटेल दे दी, सारा थॉरोली चेक होगा, और वो ही प्रोसेस है। हाँ, उस चीज़ का मेरे को नहीं लगता कि अभी तक कोई तोड़ बन पाया है कि अगर मान लो किसी ने कोई अपना KYC भी नहीं किया, AML भी नहीं किया, उसने ख़रीदा कहाँ से। बट ये है नो डाउट, इस पे गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है, स्टेप्स ले रही है, रोकने की कोशिश कर रही है, और हम भी यही कहेंगे कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं। जो उनको स्टेप्स लेने हैं उसको हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो है क्या कि हम लोगों का ये हार्ड पैसा है, बट कुछ लोग इनको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो इतना पहले नेता थे, अपने हज़ार के नोट दीवारों में चिनवाते थे, अब ब्लैक में इथीरियम खरीद लेते हैं, सारे पैसे गए, पेन ड्राइव में इथीरियम निकाल लो। नहीं वही है, बट धीमे धीमे गवर्नमेंट इसको सुधार रही है। देखो हर चीज़ में टाइम लगता है। किसी ने ये नहीं सोचा था पहले कि ये क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी, डिजिटल मनी आ जाएगी, ठीक है, आज की डेट में है। गवर्नमेंट को भी चीज़ों को अडेप्ट करने में टाइम लगता है, उसके प्रोसेसेस बनाने में टाइम लगता है। तो मेरे को लगता है चीज़ें धीमे धीमे हो जाएंगी, ठीक है, टाइम लगेगा, बट तब तक हमें खुद सेफ रहना है, ठीक है। ऐसे कोई भी अनजान इंसान के साथ कभी ये क्रिप्टो की बात मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरे को याद है 2018 में या 19 में बहुत से केसेस ऐसे, अपने राजस्थान के भी केसेस आए थे, लोग किडनैप तक कर रहे थे, ठीक है। वो पता चला था कि किसी बंदे ने किसी को किडनैप कर लिया, वो बिटकॉइन बेचने गया था,
ठीक है भाई, ठीक है उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ऐसी सब हमें प्रोसेसेस नहीं दिए थे। आज की डेट में गवर्नमेंट इतना साथ दे रही है, आप इनकम टैक्स दो, बेचो, क्या दिक्कत है? अभी से टैक्स रेगुलेशन क्या है इंडिया में, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर विड्रॉ करना चाहते हो? देखो जो टैक्स रेगुलेशंस अभी रिसेंटली अगर कुछ चेंज हुई हो तो मेरे को पता नहीं, बट ये है कि जो आपका प्रॉफिट है उसका 30% प्लस 1% ऑन दिस 30%, ये गवर्नमेंट ने टैक्स रेगुलेट किया है। और जहाँ तक मेरे को पता है लास्ट ईयर लोगों ने इस चीज़ को बहुत सराहा है, और 100 करोड़ से ऊपर विद इन इंडिया टैक्स जमा हुआ है विद क्रिप्टो, जिन्होंने क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन करी है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, गवर्नमेंट हमारे बारे में सोचेगी, हम आम जनता के बारे में सोचेगी। चीज़ें हैं ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ये सब हो रही है, इनको कंट्रोल करने का प्रोसेस आएगा। एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट के प्रमोशन में आज की डेट में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कितना लोग यूज़ करते हैं, और यूज़ करते हैं तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है या फिर नहीं पड़ता? देखो इन्फ्लुएंसर मार्केट की बात करूं मैं तो पूरी इंडस्ट्री, क्रिप्टो इंडस्ट्री क्या, पूरे दुनिया में इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करके ही पैसा बनाती है। आपने देखा होगा कि चाहे अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो इतनी एड्स आती है, यहाँ तक कि पान मसाला ही लगा लो, ठीक है, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? हमारे बॉलीवुड एक्टर्स, एक्ट्रेस। मामा अर्थ है, पूरी पूरी कंपनी सिर्फ वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे बनी है, $1 बिलियन कंपनी है। बिल्कुल, तो इन्फ्लुएंसर्स का तो हमेशा क्रूशियल रोल रहता है, ठीक है, बट ये होता है कि अगर कोई लेजिट इन्फ्लुएंसर यूज़ कर रहा है ना, तो इसका क्या मतलब है कि बंदा प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएगा, कि वो उस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है। दिस ब्रिंग्स मी टू आवर टुडे स्पॉन्सर कूज। दिस इज एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जाके अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर सकते हो एट फ्लैट प्राइजेस स्टार्टिंग एट जस्ट ₹500। सो गो विजिट coos.com। सर इसके बाद मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले चुका हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब आप ये बता दो फाइनली कि जो भी क्रिप्टो में लोगों ने इन्वेस्ट करा है वो अभी उन लोगों को वेट करना चाहिए अपने पैसे विड्रॉ करने के लिए, कि उम्मीद रखते हो मार्केट कभी ऊपर जाएगी, मेरे पैसे फिर से बढ़ेंगे, या फिर निकाल लें और बोलने की हो गया? नहीं, देखो अगर मैं बोलूँ, ये क्लियर मेरा प्रीव्यू है, ठीक है, मेरे को जो लगता है जो फ्यूचर है, फ्यूचर इज़ जस्ट अबाउट डिजिटल करेंसी। इसमें आपको समझ जाना चाहिए कि मैं यही बोल रहा हूँ कि भैया अगर इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो होल्ड कर लो, डिजिटल अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा, क्योंकि डिजिटल करेंसी चाहे इन द फॉर्म ऑफ स्टेबल करेंसी जो गवर्नमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो आनी ही आनी है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि अभी जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे बाइनेंस पे SEC US ने केस किया था, ठीक है, उसने लेवरेज दिया, केस करते ही सिंस वो बहुत बड़ी एक्सचेंज है तो उसने पूरी क्रिप्टो मार्केट हिला दी थी, पर जब से ये पॉजिटिव हुआ है आप देखो ना, मार्केट दोबारा ग्रो हो रही है। ऐसी ही चीज़ें हैं कि धीमे धीमे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, आएगा, पर अल्टीमेटली मेरे को जो लगता है वो फ्यूचर ही अकेला डिजिटल करेंसी रह जाएगा। ठीक है सर, ऑन दैट नोट थैंक्स लॉट फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। और वीडियो एंड करने से पहले कैमरे में बोल दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, आपने क्या नई चीज़ सीखी जिसे आप आगे इंप्लीमेंट करने वाले। थैंक यू, और सब्सक्राइब बटन तोड़ दो। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।